गाइस, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक ऑन स्टडीज कॉलेज, जो आपके कॉमर्स को बना दे बहुत ही आसान। आज इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपना फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर। आज ये फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर का लास्ट वीडियो होगी। इस वीडियो के साथ हमारा फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर खत्म हो जाएगा। छोटा सा टॉपिक एक पेंडिंग था, उसी को हम कंप्लीट करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक। हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट एंड टाइप्स ऑफ एक्सचेंज मार्केट्स। हम टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट की अगर बात करें तो इसमें तीन टाइप के एक्सचेंज रेट होते हैं। कौन कौन से? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट एंड मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। तो जो ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है, ये हम लोग अपनी पिछली वीडियो में कवर कर चुके थे। आज जो हमें डिस्कस करना है वो है मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। अब ये मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या होता है? एक्चुअली अगर हम बात करें मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट की, तो ये अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। मतलब इसमें फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के भी फीचर्स हैं और इसमें फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के भी फीचर्स हैं। चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। It is a system of exchange rate which is determined by market forces. Market forces कौन सी होती हैं? हम पढ़ चुके हैं market forces डिमांड एंड सप्लाई है। तो जो डिमांड एंड सप्लाई मार्केट फोर्सेस की हेल्प से डिटरमिन होता है, बट sometimes central bank can influence the exchange rate through its intervention. बट सेंट्रल बैंक इसको इन्फ्लुएंस कर सकता है, या मैं ये कहूँ चेंज कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है अपनी इंटरफेरेंस से। अब उसका एम क्या होता है? इसका मेन एम होता है कि इट्स एम टू डिसाइड एक्सचेंज रेट क्लोजर टू डिजायर्ड लिमिट, कि जो एक्सचेंज रेट सही है उसको डिसाइड करना। फॉर एग्जाम्पल हम पढ़ रहे थे कि एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमिन होता है, जहां डिमांड और सप्लाई का वजह से कट करती है, दिस इज एक्सचेंज रेट। अगर गवर्नमेंट को लगता है या सेंट्रल बैंक को लगता है कि ये एक्सचेंज रेट सही नहीं है हमारी इकोनॉमी के लिए, तो हमारा सेंट्रल बैंक क्या करता है, वो इस एक्सचेंज रेट को अफेक्ट करता है थ्रू इट्स इंटरफेरेंस। मार्केट में सेंट्रल बैंक इंटरफेयर करेगा और इस एक्सचेंज रेट को चेंज करने की कोशिश करेगा। कहां तक चेंज करेगा? जहां तक वो क्लोज लाने की कोशिश करेगा डिजायर्ड लिमिट तक। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि दिस इज द डिजायर्ड लिमिट ऑफ एक्सचेंज रेट, देन सेंट्रल बैंक ट्राइज टू कीप द एक्सचेंज रेट क्लोजर टू दिस लिमिट। ठीक है, मतलब सेंट्रल बैंक क्या कोशिश करेगा इसको पास लेके आने की, इसके आसपास कहीं आ जाए से एक्सचेंज रेट। कैसे आएगा? अब ये करता कैसे है? सेंट्रल बैंक के पास दो टूल्स होते हैं, सप्लाई एंड डिमांड ऑफ डॉलर। ओके, तो कैसे करेगा? सेंट्रल बैंक अगर चाहता है, अगर सेंट्रल बैंक का माइंड है कि इस एक्सचेंज रेट को कम कर दिया जाए, रिड्यूस कर दिया जाए, या कम रेट पे लेके आना चाहता है, तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा? सप्लाई कर देगा फॉरेन करेंसी की, मतलब डॉलर की सप्लाई रिलीज कर देगा। अब क्या होता है, जब सप्लाई ज्यादा हो जाती है तो क्या होता है, प्राइसेस कम होने शुरू हो जाते हैं ना। तो सेम चीज, जैसे ही मार्केट में फॉरेन करेंसी की सप्लाई बढ़ जाएगी तो एक्सचेंज रेट ऑटोमेटिकली डाउन होना शुरू हो जाएगा। बट अगर सेंट्रल बैंक को ऑपोजिट कंडीशन चाहिए, वो चाहता है एक्सचेंज रेट कहीं हायर लेवल पे आए, जो एक्सचेंज रेट कम है, जो डिसाइड किया है मार्केट फोर्सेस ने वो कम लग रहा है और वो चाहता है कहीं हायर रेट पर आए, तो सेंट्रल बैंक क्या करता है, अपनी फॉरेन करेंसी की डिमांड को बढ़ा देता है मार्केट में। मतलब फॉरेन करेंसी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। जब डिमांड बढ़ती है तो क्या होता है, प्राइसेस हाई होते हैं ना। तो सिमिलरली जब डिमांड हाई हो जाएगी तो एक्सचेंज रेट भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो ये था सेंट्रल बैंक का रोल इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट।
इस एक्सचेंज रेट को हम डर्टी फ्लोटिंग भी कहते हैं। तो मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या हुआ? ये ऐसा एक्सचेंज रेट है which has the feature of both fixed as well as flexible exchange rate। दोनों के फीचर इसमें पाए जाते हैं। दोनों के फीचर कैसे हो गए कि जब एक्सचेंज रेट मार्केट फोर्सेस से डिसाइड होगा तो वो फ्लेक्सिबल का फीचर आ गया, बट अगर सेंट्रल बैंक को लगता है कि ये एक्सचेंज रेट सही नहीं है, देन सेंट्रल बैंक इंटरफेयर करता है मार्केट में और उस एक्सचेंज रेट को अफेक्ट करता है और ट्राई करता है डिजायर्ड लिमिट के पास लेके आने की या डिजायर्ड लिमिट तक को अचीव करने की। तो जब सेंट्रल बैंक मींस गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक इंटरफेयर कर रहा है तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का इसमें फीचर आ गया। ओके, अब ये सेंट्रल बैंक एवरी टाइम नहीं इंटरफेयर करता है, वो सिर्फ तभी करता है जब उसे लगता है कि हाँ मार्केट फोर्सेस की तरफ से जो चीजें या एक्सचेंज रेट डिसाइड हुआ है वो सही नहीं है इकोनॉमी के लिए। तो उस केस में या तो वो सप्लाई को इंक्रीज कर देगा फॉरेन करेंसी की, या फिर मार्केट इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड को इंक्रीज कर देगा फॉरेन करेंसी। ठीक है, तो इसके हेल्प से हम अपनी इकोनॉमी में एक्सचेंज रेट को अफेक्ट कर सकते हैं। इस एक्सचेंज रेट को हम डर्टी फ्लोटिंग भी कहते हैं। क्लियर है इतना कॉन्सेप्ट? अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एक्सचेंज मार्केट। बहुत छोटा सा टॉपिक है कि एक्सचेंज मार्केट कितने टाइप की होती है। पहली चीज, जो ये एक्सचेंज मार्केट है इसकी कोई प्रॉपर लोकेशन नहीं होती है, इसका कोई फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं होता है। अगर ये थ्रू अदर मीडियम्स, डिजिटल मीडियम्स के थ्रू इनको ऑपरेट किया जाता है। तो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ एक्सचेंज मार्केट, तो कितने टाइप की एक्सचेंज मार्केट होती है? तो याद रखना जो मार्केट है वो दो टाइप की होगी। कौन सी? फर्स्ट इज स्पॉट मार्केट, ओके, सेकंड इज फॉरवर्ड मार्केट। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों का मीनिंग क्या है? स्पॉट मार्केट का मतलब क्या है? जैसे एग्जांपल से समझो कि अगर मैं कहती हूँ कि मुझे ऑन द स्पॉट ये काम चाहिए, तो ऑन द स्पॉट का मतलब क्या है? अभी के अभी ये काम चाहिए। ओके, तो स्पॉट मार्केट कौन सी मार्केट हुई? इट इज दैट मार्केट इन विच पेमेंट्स एंड रिसिप्ट आर मेड इमीडिएटली। मतलब आज की डेट पे अगर कोई ट्रांजैक्शन होती है या कुछ भी डिसाइड डील्स क्रैक होती हैं, तो जो एक्सचेंज रेट चल रहा होगा सेल एंड परचेज उसी रेट पे किया जाएगा, पेमेंट उसी टाइम पर होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आज मैं मार्केट जा रही हूँ और जाकर कुछ सामान लेके आती हूँ तो मैं उसको पेमेंट आज ही करके आऊंगी। ठीक है, तो सिमिलरली अगर स्पॉट मार्केट में कोई चीज जो है उसको हम ले रहे हैं, दे रहे हैं, तो उसकी जगह पर जो पेमेंट होगी वो ऑन द स्पॉट उसी टाइम पर ही हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट इज फॉरवर्ड मार्केट। इट इज दैट मार्केट which handles such transaction that are meant for future delivery but signed today। अब ये क्या है कि ये ऐसी मार्केट है जिसमें डील्स जो हैं वो या ट्रांजैक्शन जो हैं वो हमने फ्यूचर में कभी करनी है, बट डील आज ही साइन हो गई। इस एग्जांपल से समझो कि अगर मैं जैसे आज मार्केट में जा रही हूँ, ठीक है, मार्केट में जाती हूँ और मुझे फर्नीचर्स बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे अपना घर को डेकोरेट करना है, तो मुझे फर्नीचर्स बहुत अच्छे लगे क्योंकि इन आगे दिवाली आ रही है। तो मैं क्या करूंगी, मैं कहूंगी कि जो भी इसका प्राइस है मुझे बता दिया जाए। तो अगर वो मुझे कहता है कि सपोज इसका प्राइस 50,000 है, तो मैं कहूंगी कि ओके मैं 50,000 पे कर दूंगी, बट जो ये सामान है मुझे आज नहीं चाहिए, मुझे दिवाली के दिन चाहिए। ओके, तो क्या हुआ, पेमेंट मूवमेंट सब हो गई, डील जरा आज ही हो गई, बट सामान मुझे कब मिला? फ्यूचर में जाके मिला। अब सिमिलरली इस केस में भी यही होता है कि जब हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं या कोई भी डील्स बनती हैं तो वो साइन तो आज ही हो जाती है, बट मिलता कब है? फ्यूचर में जाके, फ्यूचर की डिलीवरी होती है। अब ऐसा क्यों किया जाता है? इसका एक मेन रीजन ये है कि जो एक्सचेंज रेट है वो तो फ्लक्चुएट होता रहता है। तो अगर मैंने फॉरवर्ड मार्केट में कोई डील की है, कोई ट्रांजैक्शन की है, तो मुझे क्या होगा, हो सकता है आगे जाके मुझे नुकसान भी हो जाए, आगे जाके फायदा भी हो जाए। कैसे?
अगर मैं आज कोई सामान $60 के हिसाब से ले रही हूँ, $1.60 के हिसाब से अगर मैं ले रही हूँ, आगे जाकर वही $1 की वैल्यू 80 हो जाती है या 50 हो जाती है, तो मुझे हो सकता है आगे 2 महीने बाद लॉस हो जाए या फिर प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, तो मैं इस चेंज से बचने के लिए कि ना मुझे लॉस हो ना मुझे प्रॉफिट हो, आज की डील पे जो भी प्राइस डिसाइड हुआ है उस पर ही मैं साइन कर देती हूँ। तो उस ट्रांजेक्शन को या उस मार्केट को हम कहते हैं फॉरवर्ड मार्केट। तो फॉरवर्ड मार्केट क्या हुई, जिसमें आज की जो एक्सचेंज रेट है उस पर डील साइन होती है, बट सामान हम 3 महीने बाद ले, 4 महीने बाद ले, महीने बाद ले, डिपेंड करता है हम। क्लियर? तो कौन सी मार्केट होगी? दो, स्पॉट मार्केट, सेकंड इज फॉरवर्ड मार्केट। स्पॉट मार्केट में इमीडिएटली पेमेंट और फॉरवर्ड मार्केट में जो सामान जब पहुंच जाएगा हम पेमेंट करेंगे, बट डील आज के रेट पे डिसाइड होगी। क्रैक हमने आज ही के आज फिक्स कर ली अपनी डील। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ मार्केट। ये एक्सचेंज मार्केट के फंक्शंस क्या हैं? फर्स्ट इज ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन क्या है? फॉर एग्जांपल ए कंट्री है, बी कंट्री है, एक के पास शेयर्स है किसी चीज के और एक के पास कैश है, मतलब डॉलर या फॉरेन करेंसी है। तो अगर हम चाहते हैं कि उसे फॉरेन करेंसी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उन पैसों से शेयर परचेज करके शेयर में कन्वर्जन हो जाएगी या शेयर की कन्वर्जन हम करेंसी में कर सकते हैं। तो ट्रांसफर फंक्शन का मतलब क्या है? कन्वर्जन कर देना या करेंसी को ट्रांसफर कर देना किसी फॉर्म में। क्लियर? नेक्स्ट इज क्रेडिट फंक्शन। क्रेडिट का मतलब तो आपको पता ही है, क्रेडिट मतलब क्या होता है? उधार पे कोई चीज देना। तो क्रेडिट फंक्शन में क्या है कि अगर कंट्रीज में एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, तो ये जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, ये क्रेडिट फंक्शन भी उनको फैसिलिटी देती है कि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर लो, पेमेंट आप शायद 1 महीने बाद कर देना, 45 डेज के बाद कर देना, जितनी मर्जी डेज के बाद, जो भी उनकी अंडरस्टैंडिंग होगी उसके हिसाब से वो कर लेंगे। ठीक है, तो क्रेडिट फंक्शन मींस सामान आप पहले ले जाओ, पेमेंट आपकी अगले महीने आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इज हेजिंग फंक्शन। हेजिंग फंक्शन इज सेम लाइक फॉरवर्ड मार्केट। हेजिंग फंक्शन का मतलब ये है कि डील हमने आज के रेट पे साइन कर ली, बट सामान हमें 2 महीने बाद भेज देना। ठीक है, तो हेजिंग फंक्शन भी एक्सचेंज मार्केट का फंक्शन है। तो क्या फंक्शन हुआ? ट्रांसफर फंक्शन, ट्रांसफर करने के काम आती है। क्रेडिट फंक्शन, क्रेडिट पे सामान लेने के काम में भी हेल्पफुल है। हेजिंग फंक्शन, हम आज साइन कर लेंगे डील, पर सामान हमें बाद में भिजवा देना, तो ये काम भी हमारी एक्सचेंज मार्केट हमारे लिए करती है। क्लियर? ये था एक छोटा सा टॉपिक। फॉरेन एक्सचेंज जो मार्केट जो है, चैप्टर जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एज कंपेयर टू बीओपी, क्योंकि ये जो यूनिट है इसमें 2 चैप्टर आते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एंड बीओपी। तो बीओपी चैप्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू दिस चैप्टर। और अगर इस चैप्टर में कुछ आता है, अगर इंपॉर्टेंट बात करूं, तो उसमें आप मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट आप जरूर पढ़ना, क्योंकि उसमें ये पूछा जाता है कि मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट की डेफिनेशन और सेंट्रल बैंक कैसे इंटरफेयर करती है और कैसे डिजायर्ड लिमिट के पास लेके आती है। तो आपका आंसर क्या आएगा? डिमांड एंड सप्लाई वाला केस, कि अगर उसको रिड्यूस करना है तो सप्लाई को बढ़ा देती है, और अगर उसमें इंक्रीज करना है एक्सचेंज रेट तो वो डिमांड्स को राइज कर देती है। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। ये थी एक छोटी सी वीडियो जिसमें हमने अपना फॉरेन एक्सचेंज रेट चैप्टर को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर, और उस चैप्टर के साथ हमारी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो खत्म हो जाएगी, एंड देन हम अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट शुरू करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने से आपको ये फायदा होगा कि आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी और कोई भी वीडियोस आपसे मिस नहीं होगी। नोट्स की टेंशन लेने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। सो आपका काम क्या है?